Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to the 29th lecture on the course Organizational Behavior. So let's see what is the topic for today's lecture. We're going to discuss the foundations of organizational structure, and you know that this is the continuation of what we were discussing in our 28th lecture. Basically, we started to understand the foundations of organizational structure. I gave you an introduction to the organizational structure in my 28th lecture, and for today we are also going to continue with the same. So let's have a look at what we discussed in the 28th lecture and what we are going to discuss in today's lecture. So basically मैंने कोई अलग से separate outlines नहीं बनाई हैं 28th और 29th लेक्चर की, क्योंकि जो टॉपिक है वो बेसिकली इस तरह का है कि यू सी कि चीज़ें द थिंग्स आर वेरी मच इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. जो ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो उसकी लिंकेजेस हैं वो बहुत इंट्रिकेट हैं, एंड दे आर वेरी मच इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस को इंडिकेट करते हैं और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बनाते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड हाउ द स्ट्रक्चर इज लिंक्ड विद द स्ट्रेटजी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर सो इंटरलिंक्ड के मैंने आपको बहुत बेसिक सी एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की थी अपने 28th लेक्चर में अबाउट व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़. और हमने ये थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी और ये चीज़ समझाई थी कि कैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है, व्हाट इज़ स्पैन ऑफ कंट्रोल, वो कैसे डिटर्मिन होता है और कैसे जो है वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसे होता है. स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो कब होता है, वाइडर कब होता है, नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल की क्या इम्प्लीकेशंस हैं, व्हाट डज दैट मीन इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और इसी तरह जो वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल है उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट स्टैंड फॉर इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. और जो दूसरी चीज़ें हैं फंक्शनिंग ऑर्गेनाइजेशन की, उसको कैसे इफेक्ट करता है नैरो और वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, इसी तरह ही हमने दूसरी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी ली, जैसे डिपार्टमेंटलाइजेशन को हमने देखा. तो ये सारी चीज़ें जो हमने बेसिकली डिस्कस की थी कि ये डिटर्मिन करती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, कि वो वहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो कैसे हो रही हैं, हाउ दीज थिंग्स आर बीइंग डन देयर. फिर चेन ऑफ कमांड वहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन वहाँ पे क्या है, वर्क स्पेशलाइजेशन वहाँ पे कितनी है, हाउ फार इज़ द वर्क स्पेशलाइज्ड, फिर वो उसको कैसे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं हाउ दे हैव बिन डिपार्टमेंटलाइज, उनको कैसे किया गया है, डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे हुई हुई है. ठीक है, फिर ये है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हायरार्किकल है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है. ये सारी चीज़ें हमने बेसिकली इनके बेसिक्स जो पीछे वाला लेक्चर है उसमें अंडरस्टैंड किए थे. और अभी का जो लेक्चर है इसमें व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट कुछ स्लाइड्स जो हमने पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस की थी उन्हीं को मैं लेके दोबारा आई विल स्टार्ट राइट फ्रॉम देयर. जो 2-3 स्लाइड्स लास्ट लेक्चर में की थी उन्हीं को मैं उनकी रेपिटेशन से स्टार्ट करूंगी, और इसका मकसद ये है कि आप लोगों के लिए एक अच्छी जो वो एक सो दैट एक उसी पिच के ऊपर दोबारा हम आ सकें जिस पिच में हम डिस्कशन कर रहे थे. ठीक है, तो वही पिच और वही टोन जो है वो अटेन करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ दैट आई हैव अगेन रिकैप्चर्ड दोज 2-3 स्लाइड्स हियर एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू पीपल. वहाँ से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जो स्लाइड्स थी वहाँ पे लास्ट वाले लेक्चर में जो लास्ट फ्यू मिनट्स थे उनमें हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेटजी हम वी आर गोइंग टू रीच एट अ पॉइंट वेयर वी विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ स्ट्रक्चर इज लिंक्ड टू द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कि कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर किसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेटजी हो तो हम उसको कैसे स्ट्रक्चर के साथ लिंक अप कर सकते हैं. सेकेंडली, विद रिस्पेक्ट टू दिस लास्ट उसमें तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर को आपस में हम लिंक कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अभी हम ये भी बता रहे हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब स्ट्रेटजी को स्ट्रक्चर के साथ हम लिंक करने की बात करते हैं तो स्ट्रेटजी इटसेल्फ जो है उसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं अंडरस्टैंडिंग देना चाहूँगी. क्योंकि हमने ये किया हुआ है कि हमने अभी तक कोई स्ट्रेटजी के ऊपर एज सच डिस्कशन या कोई वी हैव नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग ऑन स्ट्रेटजी. तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कैसे इमर्ज होती है, कैसे डेवलप होती है, इसके ऊपर आप लोगों की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है. तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग दूं कि स्ट्रेटजी कैसे डेवलप होती है, और फिर मैं आपको बताऊं कि स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर को कैसे मैच करते हैं, हाउ इट एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मैच स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर, और स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर को मैच करने के लिए इम्प्लीकेशंस उसकी क्या हैं, दैट इफ दे आर नॉट मैच देन व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस. ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिकली जब हम स्ट्रक्चर की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर हम कहते किसको हैं
और हम स्ट्रेटजी को भी देख लेंगे कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी क्या है. व्हेन वी टॉक अबाउट अलाइनिंग द स्ट्रेटजी विद स्ट्रक्चर, देन व्हाट डज दैट मीन. उसके बाद फिर हम ये देखेंगे. फिर मैंने आपको 2-3 पिछले लेक्चर में दूसरा वो फॉर्म्स भी बताई, डिफरेंट फॉर्म्स भी बताई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की, सच एज हमने ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को देखा. हमने ये देखा कि जो लार्जर फर्म्स होती हैं दे आर नॉर्मली मोर ब्यूरोक्रेटिक. वहाँ पर क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो दे आर एक्सेसिवली फॉलोड. ठीक है. और जो चेन ऑफ कमांड है वो वहाँ पर होती है, वर्टिकल हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और जो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है, एंड एज अ रिजल्ट द डिसीजन मेकिंग इज प्रिटी स्लो. बट एट द सेम टाइम वहाँ पे क्या है, स्पेशलाइजेशन होती है, डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है. तो इस तरह के फीचर्स हमने ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस के लास्ट उसमें डिस्कस किया, और हमने ये देखा कि उनके अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं. मतलब दे कैन रीप इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन, एंड बट at the same time you can say that there is monotony, there is no decision making with the employees, there is no autonomy, there is no decentralization, and as a result there are a number of drawbacks that these organizations have to face in the form of the very slow decision making, and the processing of applications from the clients etc. is not fast, because there is no power in the hands of the employees, and then there is no innovation, there is no concept for innovation, there is no creativity, there is no problem solving, no creative problem solving. इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हैं, होती हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस में. तो इसी तरह फिर हमने मैकेनिस्टिक वो जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है उसको भी मैंने आपको बेसिकली प्रेजेंट किया, कि जिसमें देयर इज मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ऑटोनोमस टीम्स का कॉन्सेप्ट होता है, और वहाँ पर जो है वो क्रॉस फंक्शनल एंड सेल्फ मैनेज टीम्स का कॉन्सेप्ट होता है, एंड दे आर बेसिकली मोर हॉरिजॉन्टल सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होती है डिसीजन मेकिंग में, और एज अ रिजल्ट जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज रिलेटिवली फास्टर. ठीक है. तो ये इस तरह की हमने जो फॉर्म्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर अब हम देखेंगे बेसिकली देर आर 4. हम जब स्ट्रक्चर को एज पर द स्ट्रक्चर अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस को डिवाइड करने की, so we can say that there are four forms of organizational structure. One is the functional structure, second one is the divisional structure, third one is the SPU structure, and fourth one is the metric structure. अब ये जो 4 फॉर्म्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, ये मैं आपको अपनी जो कमिंग लेक्चर है या स्लाइड्स हैं उनमें हम इन चारों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या कंक्लूजन हैं इस सारी स्ट्रक्चर की डिस्कशन के फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, फॉर द एम्प्लॉई आउटकम्स. ठीक है. वो कैसे अफेक्ट करती हैं बेसिकली इनके अलाइनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉय मोरल को, उनकी कमिटमेंट को, उनके आउटकम्स को कैसे अफेक्ट करता है. बिकॉज देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इसको डालने का मकसद स्ट्रक्चर को यही है कि हर चीज़ देखें जो भी, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट आ जाता है ना कि उसका किस तरह का स्ट्रक्चर है, हाउ थिंग्स आर वर्किंग देयर, हाउ जॉब्स आर डिजाइंड. तो इट्स ऑल बेसिकली पार्ट ऑफ दैट. आपने रिपोर्टिंग कैसे करनी है, यूनिटी ऑफ कमांड है और नॉट, देयर इज डुअलिटी ऑफ कमांड और देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड. अब देखें हर चीज़ जो है जो एक किसी भी स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करती है, वो उसमें एम्प्लॉयज़ को दैट इम्पैक्ट्स द एम्प्लॉयज़. ठीक है. जैसे अगर डिसीजन मेकिंग वर्टिकल है या अगर डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है, तो इट मीन्स कि एम्प्लॉयज़ दे डोंट हैव द ऑटोनॉमी. ठीक है. तो एज अ रिजल्ट उसका जो लैक ऑफ ऑटोनॉमी के एम्प्लॉय की मोटिवेशन के ऊपर, उनके इंट्रिंसिक मोटिवेशन के ऊपर, इट कैन हैव अ बैड इफेक्ट्स ऑन देयर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, राइट, ऑन देयर कमिटमेंट, या उनकी जो ठीक है उसके ऊपर उनके नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं. ठीक है. उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर नेगेटिव. सो अल्टीमेट क्या हो रहा है कि उनके जो एटीट्यूड्स हैं एम्प्लॉयज़ के, दे मे बी लेस सेटिस्फाइड, जॉब सेटिस्फेक्शन उनकी लो होगी, क्योंकि हमने ये देखा कि जो क्रॉस फंक्शनल जैसे टीम्स में काम होता है जहाँ पर, या सेल्फ मैनेज टीम्स में काम होता है, या जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस जो सेल्फ मैनेज होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पर क्या है कि बिकॉज या जहाँ पे जितनी हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशंस, फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, what happens is that there are more because self managed teams का कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, और एज अ रिजल्ट ये कि एम्प्लॉयज़ के हाथ में डिसीजन मेकिंग है, दे हैव द ऑटोनॉमी, एंड एट द सेम टाइम दे हैव द अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस. ठीक है. बट दे हैव ऑटोनॉमी टू मेक दोज डिसीजंस टू अराइव एट सर्टेन आउटकम्स.
तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि एज अ रिजल्ट जो एम्प्लॉइज हैं दे आर मोर एक तो वो उनकी कमिटमेंट ज़्यादा होती है बिकॉज नाउ दे नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम्स, देयरफॉर दे शो हायर कमिटमेंट, ठीक है। और वो ऑल्टरनेट वेज देखते हैं कि व्हाट आर द बेस्ट वेज टू डू सर्टन थिंग एंड टू अराइव एट अ सर्टन आउटकम। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उसमें फिर आ जाती हैं। अब तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि वो एम्प्लॉई के मोरल को, उसके कमिटमेंट को, उसकी सेटिस्फेक्शन को, उसकी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस सब चीज़ों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। बट अगेन वी ऑल्सो हैव टू सी कि ये इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर पे, पर्सनैलिटी इंडिविजुअल की किस तरह की है, व्हाट आर द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द इंडिविजुअल। कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं दे मे नॉट बी गुड टीम प्लेयर्स, ठीक है, और दे मे नॉट बी गुड सेल्फ मैनेजर्स, ठीक है। वो खुद को, अपनी टीम को या अपने आप को शायद वो सेल्फ मैनेज टीम्स के कॉन्सेप्ट में इतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकते हो, मे बी दे जस्ट वांट डिक्टेशन, ठीक है, यानी उनको डायरेक्टिव लीडरशिप दे आर नॉट ना तो वो उनकी दे आर लिमिटेड विलिंगनेस, दे हैव लिमिटेड एबिलिटी, देयरफॉर दे रिक्वायर डायरेक्शन, उनको डायरेक्टिव लीडरशिप की ज़रूरत है, ठीक है। और डायरेक्टिव लीडरशिप में हम ऑलरेडी लीडरशिप में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट हैपन्स इज दैट देयर आर क्लियर कट जो है गाइडलाइंस होती हैं और जो क्लियर आपको पाथवेज आपका लीडर जो है वो प्रोवाइड करता है दैट यू हैव टू एक्ट इन दिस 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 एंड दिस वे, ठीक है। तो वो एक बेसिकली स्पून फीडिंग टाइप ऑफ थिंग होती है। अब तो जो सम एम्प्लॉइज दे माइट मे बी वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, राइट, एंड दे बिकॉज दे हैव सेल्फ एफिकेसी, हो सकता है दे आर लोअर इन सेल्फ एफिकेसी, दे हैव लोअर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट they are from the afraid of doing things on their own and taking responsibility and being accountable for that. Some individuals may prefer कि एक जो है वो standardized किस्म का environment है जहाँ पे everything policies and practices everything is laid down and that they are given that the way they have to work and कैसे उन्होंने काम करना है और कैसे उन्होंने आउटपुट देना है, एवरीथिंग इज गिवन टू देम, ठीक है। एंड दे माइट फील मोर कंफर्टेबल वर्किंग इन दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, जो एक स्टैंडर्डाइज्ड एनवायरनमेंट है, जो रिपीटेटिव एनवायरनमेंट है, जिसमें कोई चैलेंज नहीं है। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर। इट डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट कि वो इंडिविजुअल जो है वो चैलेंजिंग टास्क को लाइक करता है या वो रेपिटेटिव टास्क को लाइक करता है। तो अगर एक इंडिविजुअल जो है वो रेपिटेटिव टास्क को लाइक करता है, लेकिन अगर हम उसको एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में डाल देंगे एंड वील बी थिंकिंग कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट where he has more autonomy, he will be more motivated and he will be more committed to do his work, to perform better. He may not perform actually because he is not prone to that kind of environment. So it is not कि एक जो challenging environment है या एक ऐसा environment है जो which is जो full of autonomy environment है और challenging और accountability है जिसमें लेकिन autonomy है और decision making authority है। तो इस तरह का environment ज़रूरी नहीं है कि उसमें हर individual prosper करे, progress करे और outcome और results show करे. That's not necessary. It also depends upon the nature of that person, upon the personality of that person, that how he is like. ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ ये हो गई। तो हम यहाँ पर ये देख रहे थे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं, जो डिफरेंट डिज़ाइंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के, वो डिफरेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉयज़ को और उनकी वेलबींग को, ठीक है, और उनके आउटकम्स को। देयरफॉर हमें जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, देखें बेसिकली तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटररिलेटेड, ये जो डोमेन्स हैं ये दे आर रियली इंटररिलेटेड, सच एज जो एचआरएम का डोमेन हो गया, स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एचआर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो, बिकॉज एचआर प्रैक्टिसेस व्हाई दे आर, वी नो दैट एचआर प्रैक्टिसेस क्यों डिज़ाइन की जाती हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों को इस बात का पता है और हम एचआर प्रैक्टिसेस के ऊपर ऑलरेडी अपना 2-3 लेक्चर्स भी मेरा ख्याल है कर चुके हैं। जस्ट अ फ्यू सेशंस बिफोर हमने एचआर प्रैक्टिसेस को, बेसिक सी जो प्रैक्टिसेस हैं और उनको डिस्कस भी किया बहुत ज़्यादा। मैंने आपको डिटेल्ड और ज़ाहिर है ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिसेस तो नहीं, लेकिन ये कि कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस को हमने डिस्कस किया और आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मैंने दी कि और कौन कौन सी और किस किस तरह की एचआर प्रैक्टिसेस जो हैं वो होती हैं एंड हाउ दे आर लिंक्ड टू एम्प्लॉयज़ बिहेवियर। तो उनमें भी आपने एचआर प्रैक्टिसेस में भी यही देखा होगा कि उनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है। उनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली यही होता है कि एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर जो हैं उनमें इस तरह से चेंज लाई जाए इन सो दैट इट इज़ इन अ डिजायर्ड वे एंड सो दैट देयर बिहेवियर
जो है वो उसमें मॉडिफिकेशन आए इन अ वे दैट इट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है और कॉर्पोरेट जो गोल्स हैं उनकी रियलाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस तरह से इन द सेम डायरेक्शन एक्ट करें, उनके बिहेवियर में इस तरह की चेंजेस लाई जाएं। तो देखें बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वही बेसिकली टारगेट है कि एक डिजायर्ड वे में जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर है उसको मॉडिफाई किया जाए। तो यही हम देखते हैं कि यही एक टारगेट होता है। एचआर जो प्रैक्टिसेस हैं उनका भी यही टारगेट होता है। देयरफॉर हम जो एचआर प्रैक्टिसेस हैं उनको ऑफ कोर्स हम उनको वी कैन नॉट make them stand alone from the organizational behavior. So they are basically two distinct domains, but they are two highly interlinked with each other. क्योंकि जो HR practices हैं वो भी they are strongly linked to the organizational behavior कि employees को किस तरह की we discuss के how जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, मतलब उसमें ये हम देखते हैं कि कैसे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, डिफरेंट जो लेवल्स हैं उनके ऊपर एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। तो ऑफ कोर्स एचआर प्रैक्टिसेस जो है वो आपका कॉन्टेक्स्ट भी डिटरमिन करने में, जॉब्स कैसे डिज़ाइन है, इन्वायरमेंट सराउंडिंग वगैरह, ठीक है, फिर कम्युनिकेशन किस तरह की है, क्या चैनल्स हैं, लीडरशिप, रिलेशनशिप, सुपरवाइजर, लीडर, को-वर्कर, सो ये ऑल एचआर प्रैक्टिसेस बेसिकली कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं एम्प्लॉय बिहेवियर के ऊपर। देयरफॉर हम उनको जो है वो वी कैन नॉट सी दीज थिंग्स एट स्टैंड अलोन। इसीलिए इसी तरह जो स्ट्रक्चर है इसको भी हम ऑफ कोर्स स्टैंड अलोन नहीं देख सकते, हम स्ट्रेटजी को स्टैंड अलोन नहीं देख सकते, और हम बिहेवियर को वी कैन नॉट स्टडी द बिहेवियर विदाउट एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज जो डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, इनके इफेक्ट को एनालाइज किए बगैर हम जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, कोहेरेंट वे में इन सब की जो स्टडी है दैट नीड्स टू बी कैरिड आउट इन ऑर्डर टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्चुअल मैकेनिज्म बाय विच द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज डिटरमिन्ड। तो इस तरह से इसका बेसिकली हम ये देख रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ से थोड़ा सा उसका रिकैप करूंगी 2-3 स्लाइड्स का, और फिर हम आगे मूव करेंगे ताकि हम एक उसी पिच पे आ सकें और हमारा वही टेम्पो दोबारा मेंटेन हो सके। तो और प्लस ये कि ये जो 2-3 स्लाइड्स हैं मेरे ख्याल है हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं की थी। अच्छा, एक तो इनोवेशन स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली हर फर्म में, जैसे आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो एवरी फर्म, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इट हैज़ इट्स ओन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ठीक है। अब वो स्ट्रेटजी आपको ये भी बताया कि टॉप लेवल के ऊपर जो स्ट्रेटजी है वो सेट की जाती है या डिटरमिन की जाती है, ठीक है, और अब जो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर स्ट्रेटजी इज सेट। स्ट्रेटजी को एक मैं थोड़ा सा बहुत शॉर्टली और ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि जब स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन ने बनाना होता है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जब बनानी होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, जब तो उसमें एक तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपके जो सीईओज हैं कंपनी के, ठीक है, उनका ये जो टॉप मैनेजर्स हैं, दे हैव अ विजन इन फ्रंट ऑफ देम, दे हैव सम सर्टेन, उनके पास एस्पिरेशंस होती हैं व्हेन दे आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रेटजी दैट हाउ दे वांट द ऑर्गेनाइजेशन टू बी लाइक, व्हाट दे वांट इट टू बी लाइक, वेयर दे वांट टू ऑपरेट। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक थोड़ी सी उनकी एस्पिरेशंस होती हैं, दे हैव सर्टेन ड्रीम्स, उनके सर्टेन गाइडलाइंस होती हैं उनके सामने, ठीक है, दैट दिस इज हाउ, या इस डायरेक्शन में या इस लाइन में हम इस तरह से इसको अपनी कंपनी को वी सी इट लाइक दिस और वी वांट टू वर्क इट लाइक दिस, ठीक है। तो एक there are certain aspirations that the CEOs have about the company, and that is where the strategy formulation of a company starts. तो ये जो टॉप मैनेजर्स हैं, स्ट्रेटजी तो बेसिकली आपने जैसे सुना भी होगा कि दैट इज मेड एट द टॉप, द स्ट्रेटजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑफ कोर्स इट इज मेड एट द टॉप, एक कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट है एंड इट इज मेड एट द हाईएस्ट लेवल। लेकिन इसमें क्या होता है कि जनरली इसमें ओपिनियंस इंक्लूड की जाती हैं ऑफ द जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं या जो ब्रांच मैनेजर्स हैं या डिफरेंट जो एरियाज हैं उनके जो मैनेजर्स हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ दैट कंपनी। मतलब अगर मल्टी ब्रांच है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे वो ऑपरेट कर रही है, तो उसके जो डिफरेंट ब्रांचेज हैं उनके जो मैनेजर्स होंगे, they will be asked to bring a strategy document for their branch, या अपने बिजनेस यूनिट के लिए या अपने एरिया के लिए, और whatever, जो जिस भी एरिया के या ब्रांच के या जिस भी डोमेन के वो मैनेजर्स हैं, उनको एट टॉप लेवल ये कहा जाएगा कि आप अपने अपने एरिया की अपनी एक जो स्ट्रेटजी है वो बना के लाएं,
ठीक है। तो व्हाट दे डू इज दैट द मैनेजर्स वगैरह जो होते हैं वो इधर उधर से फिर दे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, डाटा गैदर करते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, फिर इसी तरह अपना इंटरनल एनालिसिस करते हैं, पूरा स्वॉट जो है वो करके, और उसके बाद वो एक अपना जो स्ट्रेटजी का जो डॉक्यूमेंट है, एक प्रपोजल जो है वो दे ब्रिंग इट। ठीक है। तो ये सारे कॉर्पोरेट यूनिट में ऑल द प्रपोजल्स फ्रॉम ऑल द डिफरेंट ब्रांचेस और ऑल द डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनसे कंपनी का जो हेडक्वार्टर्स हैं उसमें वो प्रपोजल्स जो हैं वो सब चले जाते हैं। देन ऑल द मैनेजर्स दे सिट टुगेदर, दे हैव अ मीटिंग, दे डिस्कस द प्रपोजल्स, ईच अदर्स प्रपोजल्स एंड काउंटर प्रपोजल्स, एंड देन फाइनली ये होता है कि एक जो कंसेंसस है उसके ऊपर अचीव कर लिया जाता है, और एज पर दैट कंसेंसस एक डॉक्यूमेंट को अराइव कर लिया जाता है, एंड एज पर दैट डॉक्यूमेंट फिर जो मैनेजर्स हैं दे आर आस्क्ड टू मेक चेंजेस इन देयर ओन, जो उनके प्लान्स हैं या जो उनके अपने स्ट्रेटजी गोल्स हैं या जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे स्ट्रेटजी के लिए फॉर देयर यूनिट, तो वो उसमें वो एज पर दैट वो चेंजेस कर दें। तो दे रिवाइज दोज डॉक्यूमेंट्स एंड देन दे अगेन कम टू द हेडक्वार्टर्स, एंड फिर अगेन एक इसी तरह के एक राउंड के बाद एक फाइनल डॉक्यूमेंट जो कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी का होता है वो मंजर आम पे आ जाता है, दैट इज मेड। ठीक है। तो इस तरह से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी किसी कंपनी की जो है, ये एक रफ सा मैंने आपको बताया है कि दिस इज हाउ द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। इसी तरह जब हम विजन बनानी होती है कंपनी की, तो और फिर एज पर दैट स्ट्रेटजी ये होता है कि आपको क्या दे दिया जाता है, ऑफ कोर्स आपको फिर गोल्स दे दिए जाते हैं, कॉर्पोरेट गोल्स दे दिए जाते हैं कि जो मैनेजर्स हैं या एरियाज हैं या जो यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनका ये गोल है दैट एक साल में उन्होंने इतनी परफॉर्मेंस देनी है या इसमें इतनी परफॉर्मेंस देनी है। तो एज पर दैट स्ट्रेटजी दे आर गिवन द गोल्स, एंड देन दे आर ऑल्सो टोल्ड दैट दे विल बी असेस्ड अगेंस्ट दोज गोल्स, कि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अगेंस्ट दोज गोल्स इवेलुएट होगी एट द एंड ऑफ द ईयर और बाय एनुअली और वट एवर। ठीक है। अब बिफोर द स्ट्रेटजी हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट होता है किसी कंपनी का, दैट बिफोर दैट विजन और मिशन उस कंपनी की बनती है। ठीक है। तो बेसिकली विजन, इट स्टार्ट्स ऑफ विद द विजन, सबसे पहले कि उस कंपनी की विजन क्या है, वेयर इट वांट्स टू सी इटसेल्फ इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स। ठीक है। वो कहाँ पे पहुंचना चाहती है, क्या वो कंपनी करना, देन द मिशन, द व्हाट इट वांट्स टू डू, हु विल बी द, उसकी टारगेट मार्केट क्या होगी, उसके कस्टमर्स कौन से होंगे, उसकी जो सोशल इश्यूज हैं उनके बारे में, अबाउट सोशल अकाउंटेबिलिटी के बारे में उसकी क्या अप्रोच है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में उसकी क्या अप्रोच है। ठीक है। हाउ इट टेक्स इट्स एम्प्लॉयज, इट्स क्लाइंट्स, इट्स कस्टमर्स, ठीक है, हाउ इट केयर्स अबाउट देम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स के बारे में भी बताया जाता है, वो कंपनी का क्या लाइन ऑफ बिजनेस होगा, कहाँ पर वो बिजनेस करेगी, कौन से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगी। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं एक अच्छी मिशन स्टेटमेंट के, दे शुड बी देयर इन एवरी मिशन स्टेटमेंट। और विजन और मिशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी बेसिकली इसी तरह ही बनते हैं जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी बनती है, वैसे ही उसके विजन और मिशन जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड द सेम वे। ठीक है। उसमें भी उसी तरह ही जो मैनेजर्स हैं दे आर आस्क्ड टू डू द होम वर्क एंड ब्रिंग इन देयर ओन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो उसमें फिर वो सर्च करते हैं एक्सटर्नल मार्केट से, इंटरनल मार्केट से, एंड देन आफ्टर रीडिंग आर्टिकल्स दैट हाउ टू मेक formulate visions, how to formulate visions, missions, then after a lot of reading and after all the search, they come up with the documents, and then after consensus एक जो जनरल डॉक्यूमेंट है वो कॉर्पोरेट लेवल का वो बना लिया जाता है। और ये जो एज पर द विजन एंड मिशन जो कंपनी की स्ट्रेटजी है, दैट शुड बी फॉर्मुलेटेड। ठीक है। तो ऑफ कोर्स जब आपने विजन और मिशन बना लिया, तो जो भी आप जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, और जिस लाइन ऑफ बिजनेस में आप जाना चाहते हैं, उसको करने के लिए, अचीव करने के लिए, उन टारगेट्स को क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। ठीक है। कैसे आप किस मार्केट को जो है वो स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी, लो कॉस्ट होगी, इनोवेटिव स्ट्रेटजी होगी, इमिटेशन स्ट्रेटजी होगी, ठीक है, फोकस्ड स्ट्रेटजी होगी, किस किस्म की स्ट्रेटजी होगी आपकी कॉर्पोरेट लेवल पे इन ऑर्डर टू अचीव दैट विजन एंड द मिशन दैट यू हैव फॉर्मुलेटेड। तो देयरफॉर आप ये देखें कि हर लेवल के ऊपर जो अलाइनमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको विजन और मिशन के साथ अलाइंड होना चाहिए। ठीक है। अब हम इसके बाद ये देख रहे हैं कि जैसे इनोवेशन स्ट्रेटजी है, तो इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, that innovation strategy is a strategy that emphasizes the introduction of major new products and services. तो इनोवेशन में बेसिकली हम एग्जांपल आ गई एप्पल वगैरह की।
ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि उनकी इनोवेशन स्ट्रेटजी है, दे ब्रिंग न्यू एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द मार्केट, वो ब्रेक थ्रूज करते हैं। न्यू एंड लेटेस्ट आईपॉड वाज अ बिग, यू कैन से दैट योर बहुत मेगा सक्सेस था। आपको पता है कि इनका एप्पल का, जिसमें क्विक डाउनलोडिंग ऑफ म्यूजिक एंड एंड फिर सिंक्रोनाइजिंग उसकी बहुत फास्ट है, यूजर फ्रेंडली, एंड देयर आर नंबर ऑफ फीचर्स दैट बेसिकली ऑफर्ड, एंड इट वाज रियली अ ब्रेक थ्रू इन द वर्ल्ड ऑफ जो डाउनलोडिंग ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा। तो इसी तरह जो आईफोन है, जितनी भी इसकी आईफोन की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, दैट इज ऑल इनोवेशन स्ट्रेटजी के ऊपर बेस्ड है। एप्पल इज इंटायरली इनोवेशन बेस्ड कंपनी, ठीक है। एंड दे आर ऑलवेज द, आपको ये भी पता है कि वो मार्केट लीडर्स हैं, और फिर वो उनकी प्राइसेस जो हैं दे आर वेरी हाई, ठीक है। टारगेटेड मार्केट है उनकी, और प्राइसेस जो हैं वो दे आर वेरी हाई। इसी तरह फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजीज कुछ कंपनीज ऐसे फॉलो करती हैं, सो विच इज बेसिकली टाइटर कंट्रोल्स हैं, अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी इनोवेशन और मार्केटिंग एंड प्राइस कटिंग एक्सेट्रा इसमें होता है। क्योंकि बेसिकली आपने क्या करना है, कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी अब उसी वक्त किसी भी फर्म की सक्सेसफुल हो सकती है जब वो कंप्लीटली जो है अपनी हर लेवल के ऊपर कॉस्ट को लोअर करे, ठीक है। सो इट हैज टू लोअर द कॉस्ट एट ऑल लेवल्स, अनलेस एंड अंटिल द कॉस्ट आर लोअर्ड एट ऑल लेवल्स, जो कंपनी है वो कॉस्ट लीडरशिप या कॉस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजी को अचीव नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर वो नहीं अचीव कर सकेगी, कॉस्ट को नहीं स्टेप पे लोअर करेगी, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि उसके जो कंपेटिटर्स हैं दे विल बी ऑफरिंग द प्रोडक्ट्स और सेलिंग एट चीपर प्राइसेस देन देम, एंड एज अ रिजल्ट दिस कंपनी विल हैव द चांसेस कि वो जो लॉसेस में जाए, फिर वो लॉन्ग टर्म लॉसेस में जाए, एंड देन इट runs out of the business. Therefore, जो cost minimization strategy है उसकी requirement ये है कि आपको या तो वो फर्म सर्वाइव इसमें कर सकती हैं जिनकी बहुत डीप पॉकेट्स हों, कि अगर आपका competitor if he is reducing the costs or the price of the products, then you are also able to compete with that price war that has been started off with your competitor. But if you are unable to do that, then in that case, what happens is that you are if you're unable to do that, you don't have the deep pockets कि आप फाइनेंस कर सकें, या आप उसके कंपेटिटर की जो वॉर है उसको आप नहीं कर सकते, आपके पास इतनी पॉकेट्स, डीप पॉकेट्स नहीं है कि आप भी उससे लोअर प्राइस ऑफर कर सकें और फॉर अ लॉन्गर टर्म ऑफर कर सकें। तो एज अ रिजल्ट ये होगा कि आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए अपनी प्राइसेस जो है आउट ऑफ योर पॉकेट्स उनको फाइनेंस करेंगे, कि आप उस वॉर के लिए अपने कंपेटिटर के साथ कम्पीट करने के लिए, सो दैट कि वो ही विल बी रन आउट ऑफ द मार्केट आफ्टर सम टाइम। But if your competitor has very deep pockets and you don't have that much deep pockets, then after some time you will run out of that business. वो इतना ज़्यादा बेसिकली देखें उसका सक्सेस रेट भी कम होगा, क्योंकि उसमें फिर ये है कि आपका पास मार्जिन जो है वो कम होगा। आप अपनी जो डीप पॉकेट्स के थ्रू, यू डोंट हैव दैट डीप पॉकेट्स कि आप उसको फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म इस तरह की जो वॉर्स हैं उनको फाइनेंस कर सकें, ठीक है। तो उनको फाइनेंस करने के लिए यू बेसिकली नीड टू हैव कॉस्ट लीडरशिप और कॉस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजी। जो आपकी वैल्यू चेन एक कंपनी की होती है उसमें जितने भी डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोक्योरमेंट, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आउटबाउंड जो ऑपरेशंस हैं, जो उसके, और फिर जो सेलिंग है, फाइनल प्रोडक्ट है, सेल्स सर्विसेज वगैरह, आफ्टर सेल सर्विसेज एक्सेट्रा, मतलब जितने भी पॉइंट्स होते हैं एक वैल्यू चेन के, उसमें हर पॉइंट के ऊपर बेसिकली यू नीड टू मेक जो है वो एनालिसिस एक करना पड़ता है किसी फर्म को, ठीक है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और एक कंपैरेटिव एनालिसिस उसके बेस के ऊपर। तो वैल्यू चेन जो है वो एक फर्म को ये बेनिफिट देती है कि उससे ये है कि आपको एक कॉन्टिन्यूस देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द कंपनीज उन जो उसकी अपनी स्ट्रेटजी है और उसके जो अपने एट डिफरेंट जो ड्यूरिंग जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें एट डिफरेंट पॉइंट्स जब आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आप कितनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं, यू कैन मेक अ कंपैरिजन विद दैट ऑफ योर कंपेटिटर, एंड यू कैन सी दैट आपको उसके ऊपर किस पॉइंट्स के ऊपर एज है, उनको आपके ऊपर किस पॉइंट्स के ऊपर एज है, और आपकी कैसे स्ट्रेंथ आपकी क्या, मतलब जैसे अगर इनबाउंड है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हैं अगर, तो अगर आपकी स्ट्रेंथ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में, आपका कंपेटिटर जो है वो उसमें वीक है, तो इट गिव्स यू एन आइडिया कि आप जो हैं आप ये दिस इज योर स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड बेसिकली
और एक और जो दूसरा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल जैसे ऑपरेशंस का पॉइंट है, तो इट इज कुड बी दैट यू आर वीक इन ऑपरेशंस बट योर कंपेटिटर इज वेरी स्ट्रांग इन ऑपरेशंस, और वहां पर आपको कॉस्ट जो है वो योर पर यूनिट कॉस्ट आर ग्रेटर देन दैट ऑफ योर कंपेटिटर। तो इसका मतलब है कि आप वहां पे इतने स्ट्रांग नहीं है जितना आपका कंपेटिटर एट दैट स्टेज ज्यादा स्ट्रांग है। देयरफॉर आपको ये भी पता चल गया कि आपका वीक एरिया यहाँ पे, यू नीड टू इम्प्रूव इन देयर, ठीक है। और आपको ये भी पता चल गया कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, तो एक आपका स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का एनालिसिस भी हो गया। फिर आपको यू नीड टू डिटर्मिन एंड यू नीड टू स्ट्रेटेजिकली थिंक एंड एनालाइज कि आपने अपनी स्ट्रेंथ्स जो हैं उनको कितना, उन पे कितना फोकस करना है, अपने वीकनेसेस पे कितना फोकस करना है। इट इज पॉसिबल कि अगर दैट समथिंग इज रियली योर वीकनेस, तो आप इंस्टेड ऑफ अपने रिसोर्सेज और अपने जो फाइनेंसेस हैं उनको उसके ऊपर लगाने में, उसको इम्प्रूव करने से बेहतर है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को फर्दर इम्प्रूव करें, उनको अपना कंपेटिटिव एडवांटेज बनाएं, और अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको यू कैन इवन आउटसोर्स योर वीकनेसेस, बट दीज आर ऑल ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, ठीक है। ये सारे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये था कि इस तरह से एक वैल्यू चेंज है वो भी आपको हेल्प करती है इन ऑर्डर टू सी कि आपका किस पॉइंट के ऊपर, कहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, कहाँ वीकनेसेस हैं, कहाँ पे आपकी कॉस्ट हैं वो लोएस्ट हैं, आप मार्केट के कंपैरिजन में वेयर यू स्टैंड एट विच पॉइंट, ठीक है, उनके कॉस्ट कितनी है, आप एक एनालिसिस कंपैरेटिव कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये एट एवरी स्टेप अगर आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होंगी, ओनली देन यू कैन कॉस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजी को फॉर अ लॉन्गर टाइम आप उसी वक्त तक अडॉप्ट कर सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इमिटेशन स्ट्रेटजी मैंने आपको बताया कि इट इज अ स्ट्रेटजी दैट सीक्स टू मूव इनटू न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू मार्केट्स ओनली आफ्टर देयर वायबिलिटी हैज ऑलरेडी बीन प्रूवन। तो इसकी भी मैंने आपको जो है वो दी थी, एग्जांपल दी थी, जैसे नोकिया कर रहा है इन द केस ऑफ टच स्क्रीन, ठीक है। और जो इसी तरह ही जो बेसिकली और देयर आर मेनी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जैसे लैपटॉप वगैरह हैं, इसकी काफ़ी सारी कंपनीज हायर वगैरह अब आ गई हैं, दे आर ऑल फॉलोइंग बेसिकली इमिटेशन स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही हैं। और वो क्या करती हैं कि जो इनोवेटर होता है, जो ओरिजिनल इनोवेटर होता है, उसको वही प्रोडक्ट्स, वही टेक्नोलॉजी कॉपी करके और फिर वो दे ब्रिंग इट इनटू द मार्केट एट प्राइसेस दैट आर लोअर देन दैट ऑफ द जो ओरिजिनल उसका डेवलपर है, उससे उनकी प्राइसेस लोअर होती हैं, और दे गेन अ फेयर शेयर ऑफ द मार्केट। एंड समटाइम्स जो इमिटेशन फर्म्स होती हैं वो आफ्टर लर्निंग फ्रॉम द जो एक्सपीरियंस था उसका उनके कॉम्पिटिटर का, जो मार्केट फर्स्ट मूवर था जो उसका, समटाइम्स वो उससे ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट्स हैं वो दे ब्रिंग इन टू द मार्केट, क्योंकि जब वो फर्स्ट मूवर की जो प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी है उसको भी देख लेती हैं, उसमें जो उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो भी सामने आ जाती हैं, एक किस्म की उनके लिए पायलट स्टडी हो जाती है इन द मार्केट। तो then in some cases they do even better than the first leader, and they can first mover, and they can actually sometimes give the जो फर्स्ट मूवर है उसको टफ टाइम भी दे सकती हैं, क्योंकि फर्स्ट मूवर तो वही टेक्नोलॉजी एट वेरी एक्सपेंसिव लेके आया, और जो इमिटेशन फर्म्स है सून आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी कम्स इनटू द मार्केट इट्स वैल्यू डिक्लाइंस, एंड दे ब्रिंग इन द सेम जो टेक्नोलॉजी है आफ्टर अ फ्यू डेज वो मार्केट में अगर ले आए एट अ मच हायर लोअर प्राइस, तो वो क्या है कि दे कैन डेफिनेटली अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इमिटेशन जो स्ट्रेटजी है वो, तो आपने कौन सी अपनी स्ट्रेटजी एक फर्म ने फॉलो करनी है। तो अब हमने तीन ये बेसिकली मिनिमाइजेशन कॉस्ट की और इनोवेशन की देख ली और इमिटेशन देख ली। तो ये तीन तरह की स्ट्रेटजीज की आपकी यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। ऑफ कोर्स वहाँ और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे हमने भी डिफरेंशिएशन को या कॉस्ट या फोकस डिफरेंशिएशन को या नीश मार्केट वगैरह को डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको जो मेजर डिफरेंसेस थे किसी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज में, उनके हिसाब से ये भी आपको ऑप्शंस जो हैं वो बताई जा रही हैं। तो हम ये देख रहे थे कि जो इनोवेशन स्ट्रेटजी है, तो सो फार मैंने आपको स्ट्रेटजी के बारे में भी बताया, कैसे डिटर्मिन होती है, विजन मिशन के बारे में बताया, उनके बारे में अलाइनमेंट के बारे में बताया, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद अब आप ये देखें कि इनोवेशन स्ट्रेटजी जो है वो कब फॉलो होती है। अब नाउ दैट इज़ द क्वेश्चन कि आपके पास अगर आप एक फर्म है जो कि इनोवेशन, उसने स्ट्रेटजी अपनी ये बनाई कि इनोवेशन है, ठीक है, दे वांट टू ब्रिंग इन न्यू प्रोडक्ट्स इनटू द मार्केट, ठीक है, और नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में एक फर्म लाना चाहती है। तो उसके लिए फिर वो व्हाट्स द ऑप्शन दैट द फर्म हैज़, इज इट एक वो ऑर्गेनिक या मैकेनिस्टिक, किस तरह का स्ट्रक्चर वो फर्म बना सकती है। ऑफ कोर्स अब अगर आप ये खुद सोचें तो आपको इस बात का आंसर आना चाहिए कि वो फर्म जो कि न्यू आइडियाज लाना चाहती है मार्केट में,
ठीक है, और इनोवेटिव एंड न्यू क्रिएटिविटी और इनोवेशन को वो फ्लरिश करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वो फ्लरिश नहीं होंगे उस वक्त तक क्या है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं आ सकेंगे मार्केट में। तो जो फर्म इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाना चाहती है उसके लिए व्हाट डू यू थिंक दैट इज अ मैकेनिस्टिक डिजाइन एन आंसर और दैट इज एन ऑप्शन, बिकॉज आपको पता है कि मैकेनिस्टिक डिजाइंस में जो है वो जो कंट्रोल्स हैं दे आर वेरी टाइट, ठीक है, ऑटोनॉमी नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं है, जो है आप चांसेस नहीं ले सकते। तो सो नंबर ऑफ आउटकम्स हमने ऑलरेडी इनके डिस्कस किए हुए हैं जो फर्म्स होती हैं दूसरा मैकेनिस्टिक फर्म्स के। तो इनोवेशन जो स्ट्रेटजी है इसमें मैंने आपको यही बताया कि ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बेसिकली इसमें फॉलो होगा। ऑफ कोर्स इट कैन नॉट फॉलो द मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर कंसिडरिंग जो डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आपको दी गई इसकी मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स की और जो आपको इसकी एग्जांपल्स दी गई, तो उनको कंसिडर करते हुए हम ये देखेंगे कि इनोवेशन स्ट्रेटजी जो है वो इट कैन नॉट वर्क एक्चुअली, ठीक है। तो फॉर दैट काइंड ऑफ फर्म्स जिन्होंने इनोवेशन स्ट्रेटजी रखनी है दे नीड टू हैव आ स्ट्रक्चर दैट इज ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर विच इज अ लूज स्ट्रक्चर। वहाँ पे इतने एक्सेसिव किस्म के ना रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ऑफ डूइंग थिंग्स, स्पेशलाइजेशन इज लोअर एंड देयर इज लोअर फॉर्मलाइजेशन एज अपोज टू द मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर मोर decentralized with more autonomy and decision making power, and as a result employees जो हैं जब उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इनोवेशन लेके आएँ, इनोवेटिव बिहेवियर शो करें, तो फिर एक इन्वायरमेंट और क्लाइमेट भी तो वैसे ही उनको मिलना चाहिए, क्योंकि इनोवेशन आपको पता है कि इट इंटेल्स अ लॉट ऑफ रिस्क एंड इनोवेशन के लिए तो आपको बहुत हाई रिस्क जो है वो टेकर होना चाहिए और होना पड़ता है, बिकॉज इफ यू आर रिस्क अवर्स यू कैन नॉट इनोवेट। तो ये चीज़ तो ऑर्गेनाइजेशन को भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए, मैनेजर्स को अंडरस्टैंड करनी चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए कि अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं इफ़ दे आर मेकिंग मिस्टेक्स इन अ परसूट टू यू नो रियलाइज इनोवेटिव स्ट्रेटजी एंड ब्रिंग इन इनोवेशन इन द मार्केट, देन वो जो फेलियर्स हैं वन टाइम और टू टाइम फेलियर्स डज नॉट यू नो इंडिकेट अ लॉन्ग टर्म फेलियर, इट कैन इंडिकेट अ लॉन्ग टर्म सक्सेस इफ इट इज़ ट्राइड अगेन एंड अगेन, ठीक है। देयरफॉर जो इस तरह की इनोवेशन स्ट्रक्चर्स हैं वो दे आर फॉलोड बाय द ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पर ये चीज़ें जो हैं दे आर बेसिकली लूज एंड पे होती हैं और जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी और मार्जिन ज़्यादा होता है एम्प्लॉयज़ के पास, ठीक है, और दे कैन वर्क मोर क्रिएटिवली एंड इन एन इनोवेटिव वे। इसी तरह जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन है इसका मैंने आपको बताया कि इट इज़ मैकेनिस्टिक जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर फाइन फॉर दिस कॉस्ट मिनिमाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे कॉस्ट मिनिमाइजेशन मैकेनिज्म में जो मैकेनिस्टिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ऑलरेडी फोकस किस चीज़ पे होता है कि जो आपकी फॉर्मलाइजेशन है वो दैट शुड बी वेरी हाई, जो प्रोसीजर्स हैं दे शुड बी वेरी मच फॉर्मलाइज्ड एंड लेड डाउन होने चाहिए, और फिर कंट्रोल्स आर वेरी टाइट, ऑटोनॉमी नहीं होती वर्कर्स के पास, एंड एज अ रिजल्ट देयर इज हाई स्पेशलाइजेशन एंड हाई सेंट्रलाइजेशन, देयर इज एक्सटेंसिव वर्क स्पेशलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, जैसे मैंने आपको मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स बताए थे। तो कंसिडरिंग दिस हम ये देखते हैं कि जो फर्म्स कॉस्ट को मिनिमम रखना चाहती हैं, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उन्होंने क्या करना है कि रूटीन लाइक टास्क करवाने हैं, जैसे फुटवेयर वगैरह की एग्जांपल्स हैं या जो क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं फैब्रिक वगैरह की, इनकी जो एग्जांपल्स हैं, तो ये फर्म्स हैं बेसिकली कॉस्ट मिनिमाइजेशन स्ट्रेटजी के ऊपर काम करती हैं कि लोअर कॉस्ट स्टैंडर्डाइज्ड वर्क यूनिट लेबर हो स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है, और उससे जो है एंड नॉट वेरी हाईली स्किल्ड ऑफ कोर्स लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस, एंड एज अ रिजल्ट आप क्या करें, आप अपनी कॉस्ट को मिनिमम करें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीप करें, एज अ रिजल्ट आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इम्प्रूव होगा, एंड एज अ रिजल्ट यू विल बी एबल टू बी एट अ पोजीशन कॉस्ट कम्पिटिटिव फर्म की पोजीशन पे होंगे और आप एक्सपेक्टेड हैं टू बी अ कॉस्ट लीडर। उसके बाद हमने इमिटेशन स्ट्रेटजी जो देखी थी उसमें भी यही देखा था कि मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों ऑर्गेनिक दोनों डिजाइन इसमें बेसिकली मैकेनिस्ट जो इमिटेशन में फॉलो हो सकते हैं, सच एज द मिक्स ऑफ लूज विद टाइट प्रॉपर्टीज, टाइट कंट्रोल्स ओवर करंट एक्टिविटीज एंड लूजर कंट्रोल्स ओवर न्यू अंडरटेकिंग्स। तो जब आपने इनोवेशन लेके आनी है, कोई नया प्रोडक्ट आप लाना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आप उनको एम्प्लॉयज़ को लूज हैंड दें, उनको फ्री हैंड दें, एंड उन कंट्रोल्स हैं उनके ऊपर लूज एंड लूज किए जाएं, सो दैट वो एक दे कैन कम अप विद द इनोवेटिव आइडियाज विदाउट एनी फियर। तो अगर इनोवेशन जो है वो उसी सूरत में फ्लरिश करती है कि जब एम्प्लॉयज़ अगर उनके से मिस्टेक्स भी हो जाएं तो जो मैनेजर है वो उनको ओन करे उन मिस्टेक्स को और उसके ऊपर उनको कंडेम ना करे, बट उनको
जो है वो पॉजिटिवली पैट करे दैट इट्स ओके इफ द मिस्टेक्स आर डन, सो दे आर पार्ट ऑफ द गेम एंड यू कैन कीप ऑन वर्किंग विदाउट मेकिंग सच मिस्टेक्स। ठीक है, उन मिस्टेक्स के साथ भी तुम फर्दर काम करना कर सकते हो एंड आई एम श्योर इन योर कैपेबिलिटीज एंड यू कैन डू इट। ठीक है, तो देयरफॉर जो इमिटेशन स्ट्रक्चर है उसमें सिंस इट इज इटसेल्फ इज अ मिक्स ऑफ बोथ, कि आप पार्टली आपने वही वाली एग्जिस्टिंग लाइन ही अपनी रखनी है और पार्टली आपने एक न्यू जो लाइन है उस पर काम करना है। तो एज अ रिजल्ट ये वाली जो इमिटेशन स्ट्रेटजी है दिस इज ऑल्सो बेसिकली एक मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाला इसका हिसाब है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि साइज जो है वो बड़ा अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन डिफर्स फ्रॉम अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ रिलेटिवली वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। We know that the larger the organization starts getting, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा हो जाते हैं, पॉलिसी ज़्यादा हो जाती हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है, फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा हो जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन ज़्यादा हो जाती है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वहाँ पे क्या है कि जो जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाएगी उतनी वो वर्टिकल ज़्यादा होती जाएगी। जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज देम ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली स्मॉलर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें दे आर मोर फ्लैटर। ठीक है, दे आर मोर फ्लैटर, वहाँ पे जो हायरार्किकल लेवल्स हैं वो कम होते हैं एंड यू नो द स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो वहाँ पर वाइडर होता है कंपेयर टू द लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस। द लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस में हायरार्किकल लेवल्स जो मल्टीपल होते जाते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होता जाता है और यू कैन से दैट योर रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर दे आर एक्सेसिव। तो एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंस इज दैट साइज पर कैसे रिलेटेड हुआ कि क्योंकि उनको देखिए मैनेज करना मुश्किल होता जाता है ना, एम्प्लॉय बेस बढ़ती जाती है इसलिए डिसीजन मेकिंग जो है वो डिफिकल्ट होती जाती है, देयरफॉर सेंट्रलाइजेशन उनमें होती जाती है एंड दैट इज व्हाई साइज के साथ इस तरह से लिंक्ड है कि जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का वैसे ही उतनी वो ब्यूरोक्रेटिक ज्यादा होती जाएगी, मैकेनिस्टिक उतनी वो ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, और जितना साइज छोटा होगा उतनी चांसेस हैं कि दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल बी मोर ऑर्गेनिक। ठीक है, सो हाउ द साइज ऑफ द फर्म ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर, यू शुड बी एबल टू लिंक दिस अप और इसकी एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स आपको आनी चाहिए। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज लार्जर इट बिकम्स मोर मैकेनिस्टिक, तो इसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस के आप फीचर्स देखें, लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस के आप फीचर्स देखें, सो दे आर बेसिकली सिमिलर एंड एज दिस इज हाउ द साइज अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी की मैंने आपको आई एक्सप्लेन टू यू अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो बेसिकली सच एज द फॉर्मलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन हमने डिस्कस की, डिपार्टमेंटलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, नैरो स्पैन्स ऑफ कंट्रोल, एडहेरेंस टू अ चेन ऑफ कमांड एंड वाई इट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज प्रिवेल्स। तो एक इसको एडवांटेज जो है ब्यूरोक्रेसी को वो क्या है, सबसे बड़ा जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाएगी उतनी ही वो ब्यूरोक्रेटिक भी ज्यादा होती जाती है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट सर्वाइव्स बिकॉज it becomes so huge in size that it becomes difficult to challenge that organization या उसको डाउन करना फिर डिफिकल्ट होता जाता है जितना उसका साइज बड़ा होता जाता है। ठीक है, उसके बाद एनवायरमेंटल टर्बुलेंस कैन बी लार्जली मैनेज्ड, स्टैंडर्डाइजेशन अचीव्ड थ्रू हायरिंग पीपल who have undergone extensive educational training. So that is how they standardize in this kind of organizations and technology maintains control in this kind of organizations. Then we see that basically design structure, मैंने आपको अपने जो इंट्रोडक्शन था इस लेक्चर का उसमें भी ये थोड़ा सा बताया था कि हम इनको इसलिए ही पढ़ रहे हैं डिजाइन्स को, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनाइजेशंस के, क्योंकि ये एम्प्लॉय बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो आप देखें कि कितनी अपेरेंटली ये मैक्रो लेवल की कॉर्पोरेट की चीजें हैं, स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, बट दे हैव द significant power to influence the employee attitudes and employee behaviors, और वो कैसे इफेक्ट करते हैं इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत जरूरी है एंड दैट इज व्हाई ये वाला जो चैप्टर है या एचआरएम के जो चैप्टर्स हैं वो आपके इस आउटलाइन में या इस कोर्स में वो इंक्लूड किए गए हैं बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस दैट दीज टॉपिक्स हैव। उसके बाद आप ये देखें कि जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं दे बेसिकली शो दैट work specialization contributes to higher employee productivity but it reduces job satisfaction.
ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी ये हमने डिस्कस किया था पहले भी कि स्पेशलाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी मोनोटनी ज़्यादा होगी, उतनी रूटीन लाइक जॉब ज़्यादा होगी, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो तो ज़्यादा हो जाएगी, बट आपकी जो सेटिस्फैक्शन है जॉब के साथ वो कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए अगर आपने मैंने हमको पहले भी जो पिछले लेक्चर में एग्जांपल्स काफ़ी सारी दी थी कि जैसे एक द पर्सन हु हैज़ टू who is a laborer and who has to carry the bricks only from one place to another, उसने सिर्फ bricks को ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो क्या करेगा कि वो he can do it in a better way compared to an other person who has never done it before। ठीक है, तो जितना उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उतनी उसकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती जाएगी और एज अ रिजल्ट उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसकी सेटिस्फैक्शन जो है वो भी हो जॉब के साथ में। ही इज़ रियली फेड अप एंड टायर्ड ऑफ डूइंग दैट थिंग एंड इज नॉट सेटिस्फाइड with that job and he wants to do something else. Then the benefits of specialization have decreased rapidly as employees seek more intrinsically rewarding jobs. That is what I also discussed with you कि since अब employees जो हैं उनमें awareness भी ज़्यादा आती जा रही है अब, और plus ये कि जैसे जैसे employees move करते जाते हैं up the pyramid that was given by Maslow, तो उनकी जो हायर ऑर्डर नीड्स हैं वो इरोज होती जाती हैं और बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था कि पे और सैलरी जो है बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इट कैन नॉट गिव यू जॉब सेटिस्फैक्शन। फिर आपको दूसरी चीज़ों से आती है जॉब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द अदर थिंग्स, फ्रॉम द क्वालिटी दैट इज देयर इन योर जॉब एंड फ्रॉम द जो सब्जेक्टिविटी के एलिमेंट्स हैं उनसे आपको फिर जॉब सेटिस्फैक्शन आती है एंड नॉट विद द ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स। कि वाई बिकॉज जैसे मैस्लो कहता है कि बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट फिर आप अपनी हायरार्की हायर ऑर्डर नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं जब आपकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो चुकी होती हैं। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि मे बी आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, देयरफॉर यू वांट टू सेटिस्फाई योर हायर ऑर्डर नीड्स एंड यू नीड टू हैव इंट्रिंसिक जो है वो रिवॉर्ड्स आप चाहते हैं जॉब से। तो एज अ रिजल्ट जो है एम्प्लॉयज़ की जो सेटिस्फैक्शन है वो इसलिए एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो डिक्रीज कर सकती है। Then the effect of span of control on employee performance is contingent upon individual differences and attributes, task structures and other organizational factors। ठीक है, तो जितना स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो अफेक्ट करता है बेसिकली एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, बट इट इज़ कंटिंजेंट अपॉन इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एबिलिटीज़ अगेन। ठीक है, तो अपॉन द टास्क स्ट्रक्चर्स एंड अदर फैक्टर्स। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल आपकी परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो जितना नैरो होगा उसका मतलब क्या होगा कि आप जो है वो कम फ्यूअर पीपल जो हैं दे आर रिपोर्टिंग टू द सेम मैनेजर। ठीक है, and if the span of control will be wider it would mean that a lot of people are reporting to the manager and it is of course going to affect the performance of the employee। उसके बाद participative decision making जो that is decentralized in decentralized organizations is positively again related to जॉब सेटिस्फैक्शन। तो जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होगी विच इज़ द केस विद द डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन जो टीम्स हैं या ठीक है सेटअप्स हैं उनमें फिर डिसीजन मेकिंग ऑफ कोर्स पार्टिसिपेटिव होती है। जैसे सेल्फ मैनेज टीम्स हैं हु डोंट हैव अ टीम लीडर, तो एवरीबडी इज़ फ्री टू मेक गिव हिज विल एंड और गिव हिज अपनी कंसेंट दे और अपनी जो सजेशंस दे। एवरीबडी इज फ्री टू डू दैट एंड दे हैव टू अराइव एट अ डिसीजन एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। सो इट इज अगेन पॉजिटिवली रिलेटेड टू जॉब सेटिस्फैक्शन जिसके ऊपर हम पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग के ऊपर अपना एक पूरा टॉपिक जो है वो कर चुके हैं और रिवॉर्ड्स वगैरह के अंदर, और प्लस ये कि हमने इसको मोटिवेशन थ्योरीज में भी काफ़ी सारा डिस्कस किया और हमने देखा हुआ है कि कैसे पार्टिसिपेशन का क्या रोल है इन जॉब सेटिस्फैक्शन। अच्छा, इसके बाद जो हम डिस्कशंस कर रहे थे उन्हीं को यहाँ पर बेसिकली इस फिगर की फॉर्म में दिया गया है। तो अब ये देखें कि ऑफ कोर्स हमने फिगर जो अभी ऑलरेडी डिस्कशंस किया हमने वी हैव डिस्कस्ड अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर मच मोर देन द वंस दैट आर रिपोर्टेड हियर इन दिस बेसिकली फिगर में जो रिपोर्ट किए गए हैं। तो ऑफ कोर्स हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई नीदर इज एन इनएक्यूरेट मॉडल, इट इज़ अ गुड मॉडल और इसने क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स को ये बताता है, बट ऑफ कोर्स देयर आर अदर नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स एज वेल।
ठीक है। तो अब इट्स नॉट नेसेसरी, और एक मॉडल का ना ये पर्पस होता है, ना वो ये कर सकता है कि वो आपका जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, वो सबको तो हम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन है, तो यहाँ पे इसके क्या डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, स्ट्रेटजी दी हुई है, साइज दिया हुआ है, टेक्नोलॉजी दी हुई है और एनवायरनमेंट दिया हुआ है। तो इन चार चीजें इन्होंने दी हुई है कि ये कॉज बेसिकली करते हैं, आपके डिटर्मिन करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन को, कि वेदर दैट विल बी मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक डिजाइन। ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर टेक्नोलॉजी इनोवेटिव होगी तो आपका ऑर्गेनिक डिजाइन होगा। अगर टेक्नोलॉजी आपकी जो है वो रूटीन लाइक है और इस तरह की कोई इतनी स्किल टेक्नोलॉजी इज नॉट रिक्वायर्ड, देन इट विल बी मैकेनिस्टिक। इसी तरह जो स्ट्रेटजी है कंपनी की वो किस तरह की है, दैट विल डिपेंड, कॉस्ट लीडरशिप है, इनोवेशन है, तो वो डिटरमिन करेगी कि आपका मैकेनिस्टिक या ऑर्गेनिक होगा। इस तरह साइज, अगर छोटी साइज की ऑर्गेनाइजेशन है तो वो चांसेस हैं कि वो दैट विल बी ऑर्गेनिक, और लार्जर जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज होता जाएगा उतनी ही वो ज्यादा मैकेनिस्टिक होती जाएगी। ठीक है। और ये डिफरेंट चीज़ें हम देखा कि ये कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं डिफरेंट स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस को ऑर्गेनाइजेशंस के, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो ये जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस हैं, दे आर लिंक्ड विद देन परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द वर्कर्स, एंड इट इज मॉडरेटेड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड कल्चरल नॉर्म्स। तो ये जो मॉडरेशन है यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑफ कोर्स। ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर इंडिविजुअल्स हैं, उनको, उनकी पर्सनैलिटी को और इन चीज़ों को हम नहीं देखेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपका ये लिंकेज जो है वो बन नहीं पाएगा। ठीक है। अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट ना करे, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट ना करे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फिर आप ऑफ कोर्स अपने आउटकम्स को अचीव नहीं कर सकते। इसी तरह ही मतलब जैसे एक मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि एक एम्प्लॉई है लेकिन बट ही इज़ वेरी रिस्क टेकिंग, और वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है, प्रोएक्टिव उसकी पर्सनालिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग किस्म का। ठीक है। और वो ही चैलेंजेस द स्टेटस को, तो वो इस तरह के एम्प्लॉई के लिए टेकिंग द कमांड्स, टेकिंग द ऑर्डर्स विदाउट एनी डिसीजन मेकिंग पावर, इट माइट बी ए चैलेंजिंग टास्क एंड ही मे नॉट बी एबल टू डू इट। और जब वो नहीं कर पाएगा ये, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन दोनों अफेक्ट होंगी। ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस रिलेशनशिप इज basically moderated by performance and satisfaction, कि depending upon the individual differences and also depending upon the cultural norms। अगर एक कल्चर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने इनोवेशन स्ट्रेटजी तो बना ली लेकिन उसका कल्चर इनोवेशन स्ट्रेटजी को प्रमोट ही नहीं करता। ठीक है। को वर्कर्स हैं, नोबडी सपोर्ट्स द इनोवेशन कल्चर, एंड उसका ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स ही नहीं है टू इनोवेटिव। ठीक है। या इनोवेटिव कल्चर को वो सपोर्ट और एक्सेप्ट नहीं करते, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अगेन देयर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव लिंकेज बिटवीन द स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड द आउटकम्स दैट आर देयर विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉइज। So the perceptions that people hold regarding structural variables found by observing things around them is in an unscientific fashion. अच्छा, इसके बाद आप ये देखें कि हाउ वी मैच द स्ट्रेटजी विद द स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर को स्ट्रेटजी के साथ मैच कैसे किया जाए। तो चेंजेस इन स्ट्रेटजी दैट शुड लीड टू द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर। पहली बात तो ये है कि अगर आपकी स्ट्रेटजी में कोई चेंज आई है तो आपको स्ट्रक्चर में भी चेंज करनी चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल आपने आपकी बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी थी या कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी थी, ठीक है, और उसके मुताबिक आपका जो कल्चर है दैट वाज मैकेनिस्टिक कल्चर था आपका, ठीक है, तो वो तो फॉर्म स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर मैच कर गए। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप स्ट्रेटजी में चेंज लाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम आप इनोवेटर आप बनना चाहते हैं, आप इनोवेशन लाना चाहते हैं मार्केट में, ठीक है, तो उसके लिए आप लेकिन स्ट्रक्चर अपना चेंज ना करें, स्ट्रक्चर आपका मैकेनिस्टिक ही रहे। हाउ दैट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू सपोर्ट द स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म। वो तो स्ट्रेटजी को प्रोमोट नहीं करेगा, ना एम्प्लॉइज उसको प्रोमोट करेंगे, ना वो उसको फोकस करेंगे। एज अ रिजल्ट आपको कोई आउटकम्स नहीं मिलेंगे इफ देयर विल बी अ लैक ऑफ अलाइनमेंट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अलाइनमेंट रखने के लिए स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर के बारे में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो उनको अलाइनमेंट रखें, उनके बेटर आउटकम्स उनसे रीप करने के लिए। सो स्ट्रक्चर डिक्टेट्स हाउ रिसोर्सेज विल बी ऑटो एलोकेटेड। क्योंकि देखें अगर आपका जैसे टीम्स हैं, इफ़ यू आर वर्किंग अराउंड टीम्स, एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की जैसे टिपिकल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर की एग्जांपल है कि अगर वो टीम्स में अगर आप काम कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट आपका क्या होगा कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन कैसे होगी, एक टीम को कितना देना है, दूसरी टीम को कितना देना है, उसमें फिर इस तरह की होगी, ठीक है। और फिर अगर आप टीम्स में काम नहीं कर रहे, अगर आप वैसे सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है और देन यू आर वर्किंग
इन डिफरेंट, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो रिसोर्सेज की एलोकेशन है वो जैसे डिपार्टमेंट्स उसमें बने होते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है, डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है, तो वहाँ पर रिसोर्सेज की एलोकेशन, किस डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज मिलने हैं, ये सारी एलोकेशन जो है दैट दे ऑल डिपेंड अपॉन द बेसिकली द स्ट्रेटजी ऑफ द अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, ठीक है, कि उसकी बेस के ऊपर, स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर ही आप एलोकेशंस करेंगे रिसोर्सेज की कि वो कैसे स्ट्रक्चर्ड है फर्म या उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हुई है। ये देखें, ये जो आपके सामने फिगर मौजूद है ये बेसिकली आपको क्या शो कर रही है कि बेसिकली दिस इज शोइंग टू यू कि हाउ द स्ट्रेटजी एंड स्ट्रक्चर दे आर बेसिकली मैच्ड, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें कि लेफ्ट साइड के ऊपर स्टार्टिंग एट द टॉप लेफ्ट यू कैन सी दैट द न्यू स्ट्रेटजी इज फॉर्मुलेटेड, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई स्ट्रेटजी आपकी चेंज हो गई है, एक फर्म ने अपनी नई स्ट्रेटजी बनाई है, इट इज कम a firm has come into being and it has formulated its new strategy. अब ऑफ कोर्स या बेसिकली इसकी ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी थी, अब उसने स्ट्रेटजी अपनी चेंज की है, तो इट ऑफ कोर्स इट विल गिव राइज टू न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, ठीक है, बिकॉज जब आपने स्ट्रेटजी अपनी चेंज कर दी तो एज अ रिजल्ट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जो चैलेंजेस हैं वो भी आएंगे, यू नीड टू रिवाइज योर एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज। अब ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एज अ रिजल्ट विल डिक्लाइन व्हेन देयर विल बी अ चेंज इन द स्ट्रेटजी, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जब डिक्लाइन करेगी तो अब न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विल बी एस्टैब्लिश्ड एंड दैट विल अगेन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपन्स कि आपने जब अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, उसमें कोई चेंज लेके आए, ठीक है, तो एज अ रिजल्ट आपको एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज आएंगे, ठीक है, बिकॉज दे विल नॉट बी यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ न्यू स्ट्रेटजी एंड एक्सेट्रा, उस कॉल के लिए वो they will not be ready and as a result performance decline होगी and as a result आपका जो structure है वो फिर revise होने की बात होगी, structure revise होगा और फिर again performance will increase when there will be an alignment between the strategy and structure। अच्छा, बेसिक फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के मैंने जैसे आपको बताया था कि हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला तो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। अच्छा, फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इट इज बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं इसके क्या फीचर्स लिखे हैं, ग्रुप्स, टास्क्स एंड एक्टिविटीज बाय बिजनेस फंक्शन। सो सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, स्पेशलाइजेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, minimizes need of elaborate control systems, accountability at the top and delegation of authority not encouraged। तो आप ये देखें कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये बेसिकली जो एलिमेंट्स होते हैं एक मैकेनिस्टिक स्ट्रक्चर के वो आपको इसमें नजर आ रहे होंगे एक फंक्शनल स्ट्रक्चर में। इट इज बेसिकली ए सिंपल स्ट्रक्चर, इट इज इनएक्सपेंसिव स्ट्रक्चर। व्हाई? बिकॉज देखिए स्पेशलाइजेशन है, वर्क स्पेशलाइजेशन है और डिपार्टमेंटलाइजेशन है, ठीक है। और कोई आपके जो रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनकी कोई रेप्लिकेशन नहीं है, उनकी कोई रेपिटिशन नहीं है, ओवर यूज नहीं है, या मतलब ये नहीं है कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो डबली यूज हो रहे हैं, ठीक है, या मेनी टाइम्स रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, देयर इज नो सच थिंग। सो इट इज़ अ बेसिकली सिंपल स्ट्रक्चर है और इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव स्ट्रक्चर। उस वक्त ही फर्म्स यूज करती हैं जब उनको पास वर्क जो है वो स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने आपको फुटवेयर वगैरह की एग्जांपल दी, जब स्पेशलाइजेशन हो एक्टिविटीज़ की एंड बिजनेस अराउंड दैट, अराउंड दोज एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो ये स्ट्रक्चर इन प्लेस आता है एंड इट मिनिमाइजेज द नीड ऑफ इलेबोरेट कंट्रोल सिस्टम्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है कि अकाउंटेबिलिटी इसमें एट टॉप होती है। यू आर जस्ट सपोज टू कि आपको आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी रूल्स एंड रेगुलेशंस की, आपके पास एक एजेंडा आएगा एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो दैट। आपने सिर्फ उस लिस्ट को, उस एजेंडे को फॉलो करना होता है और एज पर दैट आपने अपने जो आउटकम्स हैं वो डिराइव करने होते हैं, ठीक है। और इसमें यह है कि आपका जो एक्टिविटीज़ हैं दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हम रीड करते हैं एंड ऑल दैट। सो इट बेसिकली delegation of authority in this structure is not encouraged। अच्छा, इसके आउटकम्स क्या हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के? ऑफ कोर्स हमने पहले बहुत डिटेल में इसको पढ़ा हुआ है, मैंने आपको कुछ ना कुछ हिंट आउटकम्स का पहले भी दे दिया था। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि इसके आउटकम्स में पहली बात तो ये लो एम्प्लॉय मोरल है, is the first outcome of this, and second one is the inadequate planning of products and markets, and then we have it leads to short term and narrow thinking। Why it leads to short term and narrow thinking?
why it leads to inadequate planning of products and markets, why it is there that it has the lack of integration and communication and being centralized. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क्स हैं कि ये सारी क्यों होती हैं एज एन आउटकम ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है. और why there is lack of integration and communication. So R&D may strive to over design products while manufacturing may favor low frills products that are mass produced, ठीक है. तो और इसी तरह स्पेशलाइजेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग, ये और सारे फीचर्स हैं इसके बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर के. एंड शार्प इज एन एग्जांपल है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्म है विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो ये है कि अभी ये जो मैंने सारे आपको आउटकम्स बताए, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट हम इन सारे आउटकम्स को डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. तो उससे पहले आप ये कीजिए कि आप काइंडली इन सारे आउटकम्स को देखें और एक एक को लेके ना उसके जस्ट राइट अप एक पैराग्राफ आप लिख लें अपने एज पर योर ओन अंडरस्टैंडिंग विदाउट रेफरिंग बैक टू द स्लाइड्स बिफोर लिसनिंग अगेन. आप ये करें कि आप ना इन सारे जो पॉइंट्स हैं 4-5 कि ये कैसे अफेक्ट करते हैं किसी भी फर्म के जो स्ट्रक्चर है उसको, या जो आउटकम्स हैं एम्प्लॉयज़ के किसी भी फर्म में उनको कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं. तो उसमें ये सारे जो 4-5 पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके बारे में आप क्या इंटरप्रेट करते हैं. राइट अ फ्यू पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ्स और वट एवर यू कैन राइट ऑन दिस. एंड हम ये करेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो इसके बाद हमारे अभी वी आर स्टिल लेफ्ट विद द a few more topics which are related to the other forms of organizational structure. तो उन टॉपिक्स को हम ये करेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इन्हीं स्लाइड्स में से जो हमारी स्लाइड्स लेफ्ट ओवर हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो उसके बाद फिर ये है कि आपका जो स्ट्रेटजी का चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा जिसमें हमने other than the strategy, organizational strategy that has been given in your book, other than that भी हमने इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो देखे हैं, जैसे विजन के बारे में, मिशन के बारे में. अगर आप चाहें तो आप इसमें विजन, मिशन और स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में कोई बुक्स वगैरह भी देख सकते हैं, ठीक है. आप 1 या 2 के बारे में बुक्स भी रीड आउट कर सकते हैं क्योंकि जब आपने स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो आपको फिर स्ट्रेटजी को भी पढ़ना चाहिए. लेकिन पारल आपकी बुक में इस तरह का कोई फॉर्मेट दिया नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये ख्याल है मैंने आपको इसीलिए थोड़ी सी बैकग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग दे दी स्ट्रेटजी के. तो आपको बेसिकली स्ट्रेटजी है क्या, what organizational strategy is, corporate strategy is, how it is coming, ठीक है, कहाँ से ये डिराइव हो रही है, ठीक है, और क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी की. सारी चीज़ें स्ट्रेटजी के बारे में एक पूरा इसके बारे में लेक्चर या एक टॉपिक इसके बारे में होना चाहिए. अगर आपको स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बुक में अगर पढ़ाया जाता है तो उसके साथ उससे पहले एक स्ट्रेटजी का भी टॉपिक होना चाहिए. बहरहाल दैट इज़ माई कॉन्सेप्ट. लेकिन एज पर दैट मैंने आपको एक स्ट्रेटजी के बारे में कुछ अवेयरनेस दे दी है सो दैट आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो कि कैसे ये लिंकअप होती हैं स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी. तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी वगैरह बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, दे आर ऑफ रियली ग्रेट इंटरेस्ट टू मी. तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों ने किया होगा एंजॉय. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको फंक्शनल जो स्ट्रक्चर है वी विल बेसिकली बी स्टार्टिंग ऑफ विद द फंक्शनल स्ट्रक्चर. तो हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर उसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर से शुरू करके और इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे और हम इसका एक रीकैप लेंगे और उसके बाद फिर हम हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा. और इसके साथ में भी आई होप कि आपको टॉपिक जो है वो समझ आ रहा है. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल बिकॉज समटाइम्स कॉन्सेप्ट्स में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं आपको रेपिटेशन भी काफ़ी करती हूँ और हर तरीके से आपको डिफरेंट वेज में बेसिकली मैं आपको समझाने की, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट वेज में आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड सो दैट द टॉपिक सिंस दैट माइट बी अ न्यू टॉपिक फॉर यू पीपल, देयरफॉर शायद आपको अंडरस्टैंडिंग में इसमें थोड़ा सा टाइम लगे. तो यही इसका मकसद होता है. तो आई सी यू अगेन नेक्स्ट वीक with the next lecture on the same topic. So we'll finish this topic in the next lecture. So I see you again. Thank you very much. Allah Hafiz.